वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपको ड्रिल प्लस बी टीजीटी मैथ्स की तैयारी करवा रही हूँ, जिसमें हम 9 सितंबर का पेपर कर रहे हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। एंड इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस नोट देन यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम ग्रुप। तो गाइस ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, क्योंकि पहले ही ये पेपर ना बहुत लंबा खींच गया है। ठीक है, मैं इतना लंबा खींचना तो नहीं चाहती थी, बट जितना खींच चुका है भाई, ये थोड़ा सा ना मेरा हेल्थ इशू की वजह से मेरे गला खराब हो गया। आज भी मुश्किल से ही गले में थोड़ी थोड़ी आवाज निकल रही है सेंडो। तो इग्नोर माई सोर थ्रोट। तो ध्यान देना गाइस, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हमें दिया है, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन dp बाई डी टी इज इक्वल टू के पी वन माइनस पी बाई फाइव, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो, मैंने सिंपली ना आपको पहले भी बताया हुआ है, जब भी आपको ना मतलब ये चीज़ तो आप रट्टा मार लो या दिमाग में बिठा ही लो। जब भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन की कोई भी कंडीशन आए, कोई भी मतलब एक क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले आपको ऑप्शंस पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दे रखा है हमारा क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि फिर इससे ना हमें समझ आ जाता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी वाली में क्या कुछ करना है। क्रिटिकल पॉइंट, स्टेबल अनस्टेबल, इसके बारे में दे दिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। साथ साथ मैं इसका बेसिक भी बताती जाऊंगी इसमें है क्या। थोड़ा सा ना मैं बता के चलती हूँ आपको। इसमें ना एक टर्म जैसे ऑप्शन में लिखा हुआ है, क्रिटिकल पॉइंट, स्टेबल और अनस्टेबल। इस चीज़ का मतलब क्या होता है, ठीक है। जब भी देखो, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है जो भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, उससे हम वैल्यू निकालते हैं। सपोज एक्स और वाई किसी की भी निकाल सकते हैं, ठीक है। स्टेबल का क्या मतलब होता है? स्टेबल का मतलब होता है कि मैं जब कोई भी पॉइंट लूँ कि एक्स की जैसे वन है और टू है, जैसे एक्स की वैल्यू वन पे और एक्स वाई की वैल्यू टू पे, ये दोनों पे ना एक ही पॉइंट पे लाई कर दे। जैसे वाई इज इक्वल टू वन एंड वाई इज इक्वल टू टू, कि मैंने कोई कंडीशन ली, वो नीचे की तरफ जा रही है, और वाई इज इक्वल टू वन पे ली, ये ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि एक पॉइंट के ऊपर बंध गया। इसका कहने का क्या मतलब है कि जैसे मेरे को मैथ पसंद है, ठीक है, और आपको भी मैथ पसंद है, तो हमारी वो चीज़ क्या होगी? स्टेबल, क्योंकि मैथ से मैथ का कनेक्शन मिल गया, ठीक है। अनस्टेबल का मतलब क्या होता है? अनस्टेबल का मतलब होता है जैसे आपको इंग्लिश पसंद है, ठीक है, और मेरे को मैथ पसंद है। मतलब मैं तो भाग रही हूँ मैथ की तरफ, आप भाग रहे हो इंग्लिश की तरफ। जब इस टाइप की कोई कंडीशन बनती है ना, तो उसको बोलते हैं हम अनस्टेबल। यहाँ तक आगे बात समझ में। अभी क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन में बोला गया है करना कैसा है। तो आपको ना यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू के पी वन माइनस पी बाई फाइव, ये गिवन है। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पी, यहाँ ना के को इग्नोर करते चलना है, क्योंकि के कॉन्स्टेंट है, कुछ भी हो सकती है। तो सिंपली इस इक्वेशन को ना जीरो के एक बार रख लो, एंड यहाँ से आपकी पी की वैल्यू आ जाएगी। तो जनरली यहाँ से आपकी पी की वैल्यू एक तो जीरो आ गई, और एक की पी की वैल्यू कितनी आ गई? पाँच, ठीक है। आफ्टर द सोल्व ऑफ दिस इक्वेशन कर लोगे ना, पी जीरो, और यहाँ से वन माइनस पी बाई फाइव, इसको बराबर लिखोगे तो यहाँ से पाँच पाँच आ जाएगा। आगे बात समझ में। अब जो ये पॉइंट आया है ना, इन पॉइंट को बोलते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट। आगे अब आओ अपने ऑप्शन पे। स्मार्ट अप्रोच देखना मैडम कैसे लगाती है, तुमने भी ऐसी लगानी कि पी इजिकल टू वन इज अ क्रिटिकल पॉइंट। वन तो भाई इसमें आया ही नहीं, तो एक ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। पी इजिकल टू जीरो स्टेबल, फाइव अनस्टेबल, पी इजिकल टू जीरो स्टेबल। अब हम स्टेबल और अनस्टेबल को चेक करेंगे। आई बात समझ में, कैसे चेक करना है, कैसे क्या करना है। हमें कंडीशन क्या दी थी कि डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू पी वन माइनस पी बाई फाइव। मैंने के को यहाँ पे इग्नोर कर दिया, ठीक है, कॉन्स्टेंट है तो उसको इग्नोर करते चलना। अब आपको क्या करना है, जब भी आपको इस टाइप का कोई भी इक्वेशन मिले, अब पी की वैल्यू एक क्या निकली है? पाँच, और एक पी की वैल्यू क्या निकली है? जीरो। ग्राफ बना लिया सबसे पहले। उसके बाद देखो यहाँ पे एक बार लेना है पी की वैल्यू आपको, अब जीरो पे थी ना, तो एक बार आपको क्या लेना है कि यहाँ पे तो आपको वैल्यू लेनी है कि पी की वैल्यू ग्रेटर देन फाइव, ठीक है। एक बार लेनी है पी की वैल्यू लेस देन फाइव, और एक एक बार आपको यहाँ पे लेनी है पी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, और एक बार आपको यहाँ पे लेनी है पी की वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये तो जीरो पे था, ठीक है। तो ये चार कंडीशन लेके चलनी है। जो भी आपको क्रिटिकल पॉइंट निकले हैं ना, मतलब जितने भी क्रिटिकल पॉइंट निकले हैं ना, एक बार उसको जीरो से छोटा, एक बार जीरो से बड़ा, एक बार पाँच से छोटा, मतलब जो भी क्रिटिकल, एक बार उसको छोटा, एक बार उसको बड़ा लेके चलना। अब ये पी इज इक्वल टू क्या था आपका? पाँच आ गया। अब मान लो जब मैं पाँच से बड़ी वैल्यू पुट करती हूँ, यहाँ पे देखो पाँच से बड़ी वैल्यू पुट करो। पहले पाँच के ऊपर चेक करके बता रही हूँ कैसे करना है। पाँच से बड़ी डालो, माना सपोज छः डाल दिया, वन माइनस छः बटे में पाँच। इसको जब सोल्व करोगे तो ये नेगेटिव में वैल्यू आएगी, यानी कि जो ये वाला ग्राफ है ना इसका, ये नीचे की तरफ अप्रोच करेगा, ऊपर नहीं जा रहा ना, नेगेटिव वैल्यू रहेगी। नेगेटिव वैल्यू कहाँ जाएगी? नीचे। आगे बात समझ में। अब पी इज इक्वल टू फाइव पे तो यही रहेगा। अब पी की वैल्यू ग्रेटर देन फाइव पे तो नीचे की तरफ जा रहा था। हाँ, मैंने ले लिया पी से छोटा, मतलब पाँच से छोटा। पाँच से छोटा मैंने चार ले लिया, वन माइनस चार बटे पाँच। जब मैंने इसको सोल्व किया तो चार इंटू यहाँ पे क्या पॉइंट आपका चला गया, चार, पाँच में से एक गए एक, यानी कि चार बटे पाँच, ये आ गई जीरो पॉइंट टू, आ गई जीरो पॉइंट एट आ गई। यानी कि ये वैल्यू क्या आ रही है आपकी? प्लस में आ रही है ना, प्लस ऊपर तो नहीं जा रही, लेकिन जीरो से बड़ी आ रही है। यहाँ पे वैल्यू आ रही है ना। तो ये ग्राफ यहाँ पे क्या चला गया? यहाँ पे चला गया। अब देखो
पी की वैल्यू मैंने ग्रेटर देन 5 ली तो ये कहाँ चला गया, नीचे, ध्यान से देखना। और पी की वैल्यू जब मैंने, ये तो नीचे की तरफ चला गया, एंड 0.8, अब ये 0 है, 0 से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, यानी कि यहाँ पे अगर मैं p इज इक्वल टू 5 पे देखूँ, 5 पे क्या दिखा रहा है, ये स्टेबल दिखा रहा है। आगे बात समझ में, स्टेबल कैसे, क्योंकि दोनों का मुंह सेम हो गया कि मेरे को मैथ पसंद है, आपको भी मैथ पसंद है, 5 का काम हो गया खत्म, 5 पे क्या आ रही है, स्टेबल। आगे बात समझ में। अब करते हैं 0 पे चेक, इसी तरह यहीं पे सिंपल 0 पे देखो, अब ये 0 का क्रिटिकल पॉइंट था ना, मैंने 0 से थोड़ी बड़ी ले ली, सपोज मैंने 1 ले लिया, यहाँ 1 इंटू 1 माइनस 1/5, अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, 1 इंटू 4/5, यानी कि इसको फिर सोल्व करोगे तो 1/5, यानी कि 0.2, ये ग्राफ कहाँ गया, थोड़ा सा ऊपर गया 0 से। अब मैंने 0 से छोटी वाली ले ली, सपोज मैंने 0 से छोटी -1 ले ली, 1 इंटू 1 प्लस 1/5। अब देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अंदर बाहर करोगे तो ये जाएगा किस में, नेगेटिव में ही जाएगा, यानी कि ये वैल्यू कहाँ चलेगी, नीचे। अब देखो, तुम्हें इंग्लिश पसंद है, मुझे मैथ्स पसंद है, मैं मैथ्स की तरफ भागूंगी, तुम इंग्लिश की तरफ भागोगे, तो यानी कि p इज इक्वल टू 0 पे क्या दे दिया, पॉइंट आपका अनस्टेबल। आ गया ना, बिल्कुल ईजी तरीके से बताया है, ठीक है, पूरे यूट्यूब पे छान लेना, ऐसा ईजी तरीका किसी ने नहीं बताया जैसे मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन के लिए, किसी से भी पढ़ लेना, ठीक है, ये गारंटी देके बोल रही हूँ मैं। अब देखो p इज इक्वल टू 0 अनस्टेबल आ गया, हाँ भाई 0 पे अनस्टेबल है, देखो आंसर आ गया ना, आ गया p इज इक्वल टू 0 पे अनस्टेबल, भाई 5 पे तो स्टेबल आया, अनस्टेबल थोड़ा ना आया, 0 पे स्टेबल ये आया नहीं, तो आ गया ना, होप सो आ गया होगा अच्छे से, क्वेश्चन मैंने बिल्कुल ही बेसिक से बताया। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमें क्या दे दिया, लेट y1 एंड y2 आर द टू सोल्यूशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस का मतलब पता क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट वो जो पावर होती है ना वो सेम नहीं होती, और होमोजीनियस की बात बोले ना तो पावर क्या होती है, सेम होती है, ये ध्यान रखना। इक्वेशन सच दैट y1 0 इज इक्वल टू 0, y डैश 0 इज इक्वल टू 1 for all x such that y2 greater than y1 and y1 dash is greater than y2 dash, then hx is equal to y1 x divided by y2 x is। देखो अब इसमें ना इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का खेल आ गया, और इसने ना पता क्या कर रखा है, ये आपको ना लैंग्वेज में दे दिया क्वेश्चन, मतलब एग्जामिनर का दिमाग देखो, आपको क्वेश्चन को ना मतलब वो नहीं दिया कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको लैंग्वेज दे दी और इसने पूछ लिया कि इसको सोल्व करो। सिंपल पता है इसमें क्या दिया आपको, एच ऑफ एक्स क्या दिया, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, y1 y2 डैश, ये हमें गिवन है, u इंटू वी लगा दो, v का स्केयर, u एज इट इज, v का डेरिवेटिव माइनस v एज इट इज, u का डेरिवेटिव। आगे बस इस बार में अब थोड़ा सा ना दिमाग लगाना, ऐसे नहीं अब पागलों की तरह लगते रहो लगते रहो। अब यहाँ पे ना कुछ कंडीशन दी हुई थी हमें, हमें कंडीशन क्या दिया है कि y2 डैश 0 पे जब हमारा ये y2 डैश 0 होगा तो वैल्यू क्या देगा, -1, तो यहाँ पे आपने ना जो ये गिवन कंडीशन है ना इनका यूज करना है। देखो y2 डैश यहाँ पे नहीं है, y1 डैश तो दिया है ना, y1 डैश कितना दिया, y1 डैश जब 0, y1 डैश की वैल्यू 0 कब होगी, जब x की वैल्यू कितनी होगी 0, तो y1 डैश की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो y1 डैश की वैल्यू यहाँ पे क्या, यहीं पे सिंपली डाल दो ना 0, पहले यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर देना, उसके बाद ये वैल्यू पुट कर देना। अब देखो y इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, y2 कितने, y2 ये रहा 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, माइनस y1 का है ये रहा 0, 0 इंटू में समथिंग, यानी कि 0 इंटू समथिंग, ये 1 माइनस 0, तो ये ऊपर वाली वैल्यू कितनी आ गई पॉजिटिव। अब ये स्केयर में ये हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, तो यहाँ से हमारी क्या कंडीशन आ गई कि पॉजिटिव पॉजिटिव डिवाइड बाय क्या हो गया, पॉजिटिव। ज्यादा इतना नहीं करना, इसमें घूमना मत, कहीं पागलों की तरह लगे रहो, बेवकूफों की तरह, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करना भाई, नहीं, ये सिर्फ आपका दिमाग चेक करने के लिए एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया था कि भाई आपको नॉलेज कितनी है कंसेप्ट की, तो यहाँ से सिंपली देखो इंक्रीजिंग आ जाएगा। आगे बस समझ, बस ऐसे करना है, ये कंडीशन दी हुई थी इसका यूज करना था, होप सो आ गया होगा। अब तो ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इस चीज का हम यूज नहीं करना, ठीक है, बस सिंपली पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव आएगा, क्या पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब भी क्या होता है, इंक्रीजिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमें दे दिया, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलते हैं इसको x, देन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, हमें गलत स्टेटमेंट बतानी है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इस पे जाना सबसे पहले, तो राइट देखो लिमिट के बारे में बोला हुआ है, और जब भी लिमिट का कंसेप्ट है ना तो आपको सिंपली 12th क्लास का कंसेप्ट लगाना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देना, जो कि बहुत इजी है, लेफ्ट हैंड निकाल देना, राइट हैंड निकाल देना, या फिर आपका ज्यादा कुछ पूछे ना तो वो एल हॉस्पिटल रूल होता है ना उसका यूज कर लेना, बस इनमें ही निकल जाएगा आपका डी प्लस बी के लिमिट के क्वेश्चन, तो ज्यादा ग्रेजुएशन का नहीं पढ़ना, ठीक है, वहीं से ही निकल जाते हैं बेसिक, क्योंकि यार आपका डी प्लस बी आपका वहां पे 100 क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा तुम कुछ खुद भी दिमाग लगाया करो, 1 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन करने हैं, तो वो एग्जामिनर पागल थोड़ा ना है आपको लिखने वाले देगा, खुद सोच रहे हो ना इस बात को, लिखने वाले क्यों देगा अगला वो,
भाई 100 क्वेश्चन करने हैं बच्चे ने 1 घंटे के अंदर, अगर लिखने वाले देगा बड़े बड़े तो वो बड़े बड़े तो इसलिए देता है ताकि आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, और वो ज्यादा बड़े भी नहीं देता, एक आधा बड़ा देता है, अगर आपने नोटिस किया तो ये चीज। तो इस चीज पे ना थोड़ा सा मेरे साथ पढ़ रहे हो ना तो ये स्मार्ट अप्रोच लेके चलो। हमें दे दिया एफ ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर दे दिया। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर में ना 1.2 का निकालना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है जो ये पॉइंट के इधर वाली वैल्यू होती है ना वो आती है बस इसका आंसर। ये सिंपल याद करना, ये एक रूल होता है। रूल रूल तो क्या ही होता है वैसे तो, मतलब ये ना छोटे की तरफ अप्रोच करता है, कहने का क्या मतलब, बस तुम सिंपली ये याद रखना ग्रेटेस्ट इंटीजर में जो ये लेफ्ट साइड वाली वैल्यू होती है ना वो इसका आंसर होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दे दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। अब यहाँ पे दे दिया, सिंपल लिमिट लगा दो, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, जीरो माइनस एच, ये हमारे जीरो माइनस एच करेंगे, एच पे जीरो है। अब नेगेटिव की वैल्यू है ना तो ये यहाँ क्या जाएगी नेगेटिव, इसी तरह ये वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव, यानी कि लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। इसने कहा है फॉल्स बताना है। ये ना मेरे इस पे मत जाना, मैंने सोचा था ट्रू पूछा है, लिमिट क्या है एग्जिस्ट करिए, लेकिन यहाँ पे लिमिट बी आएगा, इसका आंसर डी नहीं आएगा क्योंकि लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रही, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट करिए एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये फॉल्स पूछा था इसने, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दे दिया, और भाई ये क्वेश्चन तो सबको आना चाहिए, मैंने कितनी बार करवा दिया, कितने बार, अब तो रट गया होगा। ये पॉपुलेशन ग्रोथ ही है, dn बाई dt इज इक्वल टू आर एन। dn क्या था, नंबर ऑफ साइज या फिर डेंसिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू रेट एंड एन, ठीक है, हो गया होगा याद तो। नेक्स्ट हमें दे दिया ग्राफ ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस वन, एक्स प्लस वन इज इंक्रीजिंग। कोई भी ग्राफ इंक्रीजिंग कब होगा, अब यहाँ पे देखना, इसकी ना कंडीशन दे रखी है। ये भी देखो केस बना बना के दे रखे हैं आगे, मैं थोड़ा सा ना नीचे से ही बता के चलती हूँ इसका, ताकि हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाए मेरे को, मैं इसलिए नहीं लिख रही आज, ताकि मैं कर जाऊँ 40 क्वेश्चन तो हो ही जाए कम से कम। अब यहाँ पे देखो, जब भी आपको ना मोड की फॉर्म में मिले ना, जैसे आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया मोड की फॉर्म में मोड एक्स प्लस थ्री, जब भी मोड की फॉर्म में हो ना तो इसको दो केस बनेंगे, मतलब मोड हमारा खुलता ही, कहने का क्या मतलब है मेरा, मैं क्या बोल रही हूँ, जो हमारा मोड है ना जैसे ये है, ये हमारा किस टाइप से खुलेगा कि माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए, मतलब इस टाइप से खुलता है। तो मोड पे कंडीशन होती है कि वो दो टाइप से खुलता है हमेशा ऑलवेज। एक बार हमने ले ली एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन -3, अब यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, एक -3 आ गई, आ जाएगी ना। तो एक एक्स की वैल्यू ले ली ग्रेटर देन -3 और एक बार एक्स की ले लो -3, ठीक है। जब हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 ली तो ये वैल्यू हमारी क्या आ गई प्लस, और जब हमने एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 3 ली तो ये वैल्यू हमारी क्या आ गई नेगेटिव। बस ये इतना यूज करना और तो कुछ करना ही नहीं है। अब केस नंबर फर्स्ट हो गया, इसमें एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 3 पे -3 पे, तो हमारा ये प्लस था ना, इसको सोल्व कर लो, यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन -2। इसी तरह दूसरे केस में एक्स की वैल्यू जब आपकी लेस देन -3 है ना तो ये वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव। तो बस सिंपली इसको सोल्व करने के बाद जो हमारी एक्स की वैल्यू लेस देन कितनी आ गई -2, तो यहाँ से आपका जो आंसर निकलेगा ना ये आपको दिख ही जाएंगी इन दोनों में से कि आंसर क्या निकल जाएगा, एक्स लेस देन -3 और एक्स लेस देन ग्रेटर देन 2। अब थोड़ा सा होप सो आपको कंफ्यूज नहीं हुए होगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि सिंपल ही क्वेश्चन था। बाकी मेरे को कमेंट करके बताना अगर इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गया ना तो मैं इसको लिख लिख के करवा दूंगी, ठीक है। मैं थोड़ा ना लिख लिख के इसलिए नहीं करवा रही, 40 तक पहुंच जाए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई टी वाई डैश टी इज इक्वल टू वाई इंटू वन माइनस वाई बाई की इज इक्वल टू आर, देन चूज द करेक्ट आंसर। क्या हमें ना इसमें तो करेक्ट आंसर बताना है। इसने बस सिंपली पता क्या लिमिट का क्वेश्चन दे दिया, ये भी कि वाई डैश टी एंड वाई इंटू वाई वन माइनस वाई बाई के इज इक्वल टू आर कब होगा, जब आप वाई को इसको ना आप इस क्वेश्चन को आपने ऑप्शन से करना है कि वाई को के पुट कर दो, ठीक है। जब वाई को के पुट करोगे कब, जब आर इन्फिनिटी को क्या करेगा 10 करेगा। इसने क्या कर दिया, ये गिवन था, इसमें वाई को के पुट कर दिया, वाई को के पुट करते ही आर किस पे इन्फिनिटी पे डिफाइन हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो गया करेक्ट। मेरे को बता देना कर लोगे ना ये क्वेश्चन, ये थोड़े से छोटे छोटे क्वेश्चन थे इसलिए मैं बता ही जा रही हूँ, ऐसे कर ही नहीं जा, मतलब मैं कर नहीं रही, ठीक है। मेरे को बताना बाकी कमेंट करके कि मैं करवा दूं या फिर मतलब ऐसे समझ में आ गया आपको, मेरे को कमेंट करके बता देना इस वीडियो में। ये सीक्वेंस इज कन्वर्जन सीक्वेंस इफ एंड ओनली इफ इट इज कोची सीक्वेंस, कोची सीक्वेंस, कोची सीक्वेंस, ये तो रट गया होगा आपको, हमने कितनी बार पढ़ लिया, कितने पेपर में पढ़ लिया। नेक्स्ट हमें दे दिया इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई फंक्शन हमारा क्या होता है डिफरेंशियल होता है ना तो वो कंटिन्यूस होगा, मतलब डी अपने साथ सी लेगा, ठीक है। डी बड़ा है तो सी लेगा, लेकिन सी छोटा है ना ये बड़े को अपने में इंक्लूड नहीं कर सकता, इसलिए कंटिन्यूस है तो ये डिफरेंशियल नहीं होगा, ठीक है। इसने कह दिया जो हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज ट्रू,
कौन सा ट्रू है। कंटिन्यूस कैसे चेक करते हैं, इसकी हम लिमिट निकाल लेते हैं। देखो अब इसकी लिमिट मान लो मैं निकालती हूँ, 0 से छोटी जाएगी तो ये लिमिट हमारी नेगेटिव में चली जाएगी, ठीक है। और जब राइट हैंड लिमिट निकालूंगी तो वो वैल्यू पॉजिटिव में निकल जाएगी। कहने का क्या मतलब है, ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। अगर कंटिन्यूस नहीं है तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। बस ये थोड़ा जनरल नॉलेज का था, आप तो समझ पा रहे हो। अगर थोड़ा सा जिसको किसी को नॉलेज नहीं है ना कि कंटिन्यूस, डिफरेंशिएबल, ये लिमिट वगैरह क्या होते हैं, तो मैं भाई क्लास 11th कंप्लीट आपको बेसिक से करवा रही हूँ, एनसीईआरटी वहां से शुरू से, ठीक है। तो वो सीरीज भी देखते रहना आप साथ साथ, अगर किसी को 11th या 12th नहीं आती अच्छे से तो। क्वेश्चन दिया है इसमें 39, इफ ए एन इज इक्वल टू -1 की पावर एन। भाई ये वाला ना मेरे को कमेंट करके बताओ, ये कौन सा था, ये कौन सा था। ये देखो एक तो एन वाला था और एक -1 की पावर एन इंटू एन। ये दो सीरीज मैंने आपको पढ़ाई थी ना, ऑक्सीलेटिंग एंड ऑक्सीलेटिंग फाइनाइट और ऑक्सीलेटिंग इनफाइनाइट। फाइनाइट क्या होता है, जब दो दो चीजों के बीच में बाइंड हो जाए, और ये एग्जांपल मैंने वहां पे भी बताया, तो ये क्या होता है, ऑक्सीलेटिंग इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। तो ये कर लेना, ये सिंपली आसान आसान ही है और मैंने बताए हुए हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ 2021 के पेपर करने भाई कितने इंपॉर्टेंट हैं, देख लो तुम सारे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सेपरेट, दिस इज मॉडल पॉपुलेशन ऑफ द एल। देखो ये सिंपली अब ये इसका ही यूज करके एल इज इंडिविजुअल, ये बोला हुआ है, देखो क्या बोला हुआ है, individually where y is equal to yt is the number of individual who have disease at the time t। पॉपुलेशन रेट पढ़ा था, क्या था, dn by dt is equal to rn, बस उसी का यूज करना है। dn by dt की जगह क्या दे दिया, dy by dt is r की जगह क्या दे दिया, l minus y into में y क्या हमारा ऐसा कांस्टेंट ट्रीट कर रहा है, तो कांस्टेंट को जब हम डायरेक्ट का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट को ट्रीट करने के बाद क्या आ जाता है, k। तो dy by dt is equal to ky l minus y, ठीक है। ये खाली इक्वेशन का ही था। तो होप सो गाइस आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। अब मेरे गले में भी दर्द हो रहा है, तो 40 कंप्लीट करवाने थे, तो मैंने करवा दिया। बताना आज थोड़ी फास्ट तो नहीं होगी वीडियो, लग रहा है मेरे को फास्ट होगी, बाकी बताना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक एंड थॉट कि यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।